शर्मा परिवार का बड़ा बेटा राहुल एक मैकेनिकल इंजीनियर था। राहुल शादी नहीं करना चाहता था और अपना पूरा समय टेक्नोलॉजी को देना चाहता था। अरे, ये बोट का बॉटल नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से काम क्यों नहीं आ रहा? जरूर कोडिंग में कहीं ना कहीं सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। और ये डेटा फीडबैक सिस्टम फिर से क्यों क्रैश हो गया? कहीं मेरा स्मार्ट रोबोट बनाने का सपना सच होने से पहले ही दम ना तोड़ दे। रात के 2 बज गए थे। तभी राहुल की माँ मालिनी दस्तक देती है। राहुल, तुमसे कितनी बार कहा है रात को सो जाया करो। कब तक किसी लड़की की जगह इस लैपटॉप से शादी करके बैठे रहोगे? माँ, लैपटॉप से शादी करने की जरूरत नहीं है। ये बिना शादी के ही हर वक्त मेरे साथ रहता है। सुबह का समय था। राहुल अब भी अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठकर कोड लिख रहा था। तभी उसकी माँ मालिनी चीखते हुए बोलती है, राहुल, ये क्या पागलपन है? तुम अभी भी इस लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो। न सोने की फिक्र है, न खाने की सुध। जब देखो तब मशीन मशीन मशीन। वहां तुम्हारी उम्र के लड़के शादी कर करके 2-2 बच्चे संभाल रहे, और तुम यहाँ अपना सारा जीवन इस लोहे लक्कड़ के पीछे बर्बाद कर रहे हो। अरे माँ, मैं किसी साधारण मशीन पर नहीं बल्कि रोबोट पर काम कर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी इन्वेंशन। और वैसे आप क्या हर वक्त शादी शादी की रट लगाए रहती हैं? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। हे भगवान, ये लड़का तो मुझे पागल कर देगा। तुम 35 के हो गए हो राहुल बेटा। अब तो कम से कम बहू घर लाने का ख्याल करो। तुम्हारे पापा ने क्या क्या सपने देखे थे। तुम्हें पता है सही उम्र में शादी ना होने पर कितना अनर्थ हो जाता है? अनर्थ? कैसा अनर्थ माँ? देखो, अगर तुमने 25 की उम्र में शादी कर ली होती तो 30 की उम्र तक तुम्हारे 2-2 बच्चे हो जाते, और जब तुम 60 साल के होते तो तुम्हारे दोनों बच्चे खाने कमाने भी लगते, और तुम कमाने की चिंता से मुक्त होकर रिटायरमेंट लेकर आराम करते। जैसे कि पिताश्री करते हैं, क्यों, है ना माँ? हाँ बेटा, गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं, अमीरों के लिए उनकी जमा पूंजी, और हम मिडिल क्लास परिवारों के लिए उनके बाल बच्चे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। इसे समझो और जल्द से जल्द मेरे लिए एक बहू लाओ जो घर संभालने में मेरी मदद कर सके। ठीक है माँ, बस 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। 2 दिन बाद राहुल एक लड़की को लाल पर्दे से ढककर शर्मा भवन में लाता है, जिसे देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देवियों और सज्जनों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो अब आ गई है। लो, पेश है इस घर की नई बहू सीरिया। राहुल वो पर्दा हटाता है, तभी साड़ी पहने पूरी तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट सीरिया मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती है। उसकी चाल मशीनी थी, लेकिन चेहरे के हाव भाव बिल्कुल इंसानों की तरह थे। नमस्ते मिस्टर श्रीकांत, व्हाट्स योर माइंड? ये क्या है राहुल बेटा? ये सीरिया है पिताजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट। ये बहू की तरह आपके हर काम करेगी, खाना पकाना, घर साफ करना, आपकी सेहत का ख्याल रखना, सब कुछ। अरे, ये सब बंद करो राहुल। रिश्ते इंसानों से जोड़ा जाता है, मशीनों से नहीं। इसे तुरंत बाहर फेंक कर आओ। अरे पापा, सीरिया सिर्फ दिखने में मशीन है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी भावनाओं को भी समझ सकती है। आप लोग इसे एक मौका तो दीजिए अपने आप को साबित करने का। मालिनी बड़ी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो सीरिया को अपनाए या फिर जाने दे। क्या करूं, इस मशीन को अपनी बहू बना लूं या जाने दूं? तभी राहुल का भाई रॉकी चहकते हुए बोलता है, अरे, अब इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है माँ? इस खूबसूरत रोबोट को अपनाने में तो फायदा ही फायदा है। जरा सोचो, इसके रहते हम सभी को एक चम्मच तक नहीं उठाना पड़ेगा। ये हमारे एक इशारे पर सारे काम कर दिया करेगी। मैं तो इससे रोज अपनी मालिश कराया करूंगा। मालिनी थोड़ा सोचती है और सिर हिलाकर हामी भर देती है। अगले दिन सीरिया घर के काम संभालने लगती है। रसोई में वो मशीनी अंदाज में सब्जियां काट रही थी, तभी रॉकी उसे छेड़ता है। वाह सीरिया, तुम तो बहुत तेज हो। सुनो, क्या मेरा होमवर्क कर सकती हो? मैंने सुना है रोबोट का दिमाग बहुत तेज होता है। मैं सभी काम करने के लिए प्रोग्राम की गई हूँ रॉकी, प्लीज तुम अपना होमवर्क मेरे पास रख दो। रॉकी अपना होमवर्क सीरिया के पास रख देता है और उसके बाल सहलाने लगता है। तभी उसके बाल के अंदर लगा एक बटन दब जाता है और उसमें से टूटू की भयंकर आवाजें आने लगती हैं। इमरजेंसी मोड ऑन, इमरजेंसी मोड ऑन। तभी सीरिया एक बेलन से रॉकी की पिटाई करने लगती है। मुझे माफ कर दो सीरिया, आगे से मैं तुम्हारे साथ सपने में भी छेड़खानी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया, राहुल भैया, रोबोट भाभी पागल हो गई है। तभी राहुल सीरिया के इमरजेंसी मोड को ऑफ कर उसे शांत करता है। कुछ दिन बाद सीरिया मालिनी को चाय देने जाती है,
जहां वो सास बहू का सीरियल देख रही थी। देखो तो उस बहू को अपनी सास को कैसे टीवी देखने से रोक रही है। मैं उसकी जगह होती तो ऐसी कुलक्षणी बहू का टीवी ही तोड़ देती। हाँ नहीं तो टीवी तोड़ देती। तभी सीरिया मालिनी का टीवी उठाकर तोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या किया? टीवी ही तोड़ दिया। लगता है तुमने केवल कमांड पूरा करना ही सीखा है, उसके पीछे की भावनाओं को समझना नहीं, मूर्ख कहीं की। एक दिन सीरिया श्रीकांत को चाय देने जाती है। वो उसके माथे की शिकन देखकर पूछती है, मिस्टर श्रीकांत, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे जैसे रोबोट क्या समझेंगे इंसानी चिंता को? हाँ, मुझे मालूम है कि मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग ये सुनिश्चित करती है कि मैं आपकी जरूरतों को समझूं। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? श्रीकांत गहरी सांस लेकर अखबार में नजरें गड़ाते हुए बोलता है, ठीक है, मेरे लिए इस अखबार को पढ़ दो, आजकल मुझे ठीक से दिखता नहीं। सीरिया अखबार पढ़ने लगती है। ब्रेकिंग न्यूज, देहरादून में नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाते हुए 5 दोस्तों की एक ट्रक से टकराकर मौके पर ही मौत। माता पिता के लिए शव को पहचानना भी हुआ मुश्किल। शराब का नशा, आवारा दोस्त, तेज रफ्तार और औरों को ओवरटेक करने का जुनून, इसमें से एक के साथ भी गाड़ी चलाने से मौत पक्की है। ये मौत क्या होती है मिस्टर श्रीकांत? हे भगवान, उठा ले रे बाबा, मुझे उठा ले। इस बुद्धिमान कही जाने वाली रोबोट जाति को इंसानी जीवन का अंतिम सत्य मौत के बारे में भी नहीं पता। तभी सीरिया इसे कमांड समझती है और वो श्रीकांत को गोद में उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। ये देख श्रीकांत की जान हलक में आ जाती है। रुको सीरिया, अरे ये सिर्फ एक कहावत थी, अब मुझे नीचे रखो। हे राम, कहीं ये रोबोट मालिनी की टीवी की तरह मेरे फूल जैसे बदन को भी बरामदे में से फेंक कर ना मार डाले। राहुल, राहुल इधर आओ बेटा। तभी राहुल आनन फानन में आकर इस हादसे को टालता है। सीरिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे डेटा में ये वाक्य कमांड की तरह दर्ज हुआ राहुल, मैंने बस उसी को फॉलो किया। अगर तुम चाहो तो मैं इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगी। राहुल अपना माथा पकड़ लेता है। मालिनी और श्रीकांत उसे बहुत फटकारते हैं। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंड राहुल, और लाओ रोबोट बहू। मैंने कहा था ना, तुम्हारी ये रोबोट पत्नी कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अब तुरंत इसे वापस ले जाओ। माँ, पापा, मैं समझ गया कि रोबोट आदि इंसान की जरूरतें तो बहुत तेजी से पूरा कर सकते हैं और एक अच्छे सहायक भी बन सकते हैं, लेकिन वो इंसान की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि मशीन इंसान की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है और इंसान उसके जज्बाती जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब राहुल को मशीन और मनुष्य का अंतर अच्छी तरह से समझ आ गया था, इसलिए वो अपनी माँ के पसंद की लड़की के साथ शादी कर हंसी खुशी से रहने लगता है। साइंटिस्ट सुशील अपनी बूढ़ी माँ सविता के साथ एक छोटे से घर में रहता है। सुशील हमेशा नए नए आविष्कारों को करने में मगन रहता था। दफ्तर जाने के लिए जो समय लगता है, उस समय में कोई रिसर्च किया जा सके, इसलिए सुशील ने अपने घर के एक कोने में अपना ऑफिस बनाया हुआ था। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जा। क्या कंप्यूटर में गिटर पिटर कर रहा है? अब तुम सो जाओ माँ, मेरी चिंता मत करो। बस एक बार ये केमिकल बन जाए, फिर तो इंसानों को सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहा? इंसानों को सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तू क्या बोलता रहता है बेटा, तेरी बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। सुशील अपनी माँ के भोलेपन पर हंसते हुए बोला। सब समझता हूँ मेरी माँ। सुनो, जिस तरह चींटियां 24 घंटे बिना थके बिना रुके काम करती हैं, अगर मेरा प्रयोग सफल रहा तो चींटियों के गुणों को लेकर इंसान भी 24 घंटे जागकर चींटियों की तरह काम कर सकेंगे। सोचो माँ, जब 8 घंटे जागकर ही इंसानों ने इतनी तरक्की की है, फिर जब वो 24 घंटे जागेंगे तब तो सारी दुनिया तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। सुशील अपनी माँ का इकलौता बेटा था, इसलिए सविता सुशील से बेहद प्यार करती थी। उसके जीने का सहारा, हृदय का दुलारा अगर इस दुनिया में कोई है तो वो सुशील ही है। सविता सुशील को प्यार से सहलाते हुए बोली, ये चींटी, ये गुण मैं तो अब भी नहीं समझ पा रही हूँ बेटा कि तू कहना क्या चाहता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर गुड़ को खुले में रख दो तो उस पर चींटियां लग जाती हैं। सविता ने सुशील को बड़े जतन से पढ़ाया था। सुशील भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी माँ ने उसके पिता के जाने के बाद कितना संघर्ष करके उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसलिए सुशील अपनी माँ सविता की बहुत इज्जत करता है।
कोई बात नहीं मेरी प्यारी माँ, मेरा प्रयोग सफल होते ही एक दिन तुम सब अपनी आंखों से देख लोगी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। समय बीतने लगता है और सविता सुशील की शादी उषा नाम की लड़की से करा देती है। उषा एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। सुशील उसे पाकर बहुत खुश था, लेकिन उषा फिर भी सुशील को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके अंदर अधिक सम्मान पाने की बहुत चाह थी। इसलिए वो सुशील को अपनी माँ सविता को ज्यादा इज्जत देते नहीं देख सकती थी। आज मुझे शॉपिंग करने जाना है, आप चल रहे हैं या हमेशा की तरह आप अपनी माँ के सेवा समागम में ही लगे रहना है? देखो उषा, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, लेकिन आज माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए फिर कभी चलते हैं ना। कौन सा, हम अभी बूढ़े हुए जा रहे हैं। उषा खिसियाते हुए गुस्से से बोली, मैं तो आपसे तंग आ गई हूँ जी। इतने दिन हो गए, आज तक आपने मेरे साथ कुछ देर बैठकर प्यार से बात तक नहीं की। बस जिस तरह छोटे बच्चे बा बा ब्लैक शिप गाते रहते हैं, उसी तरह आप हर समय माँ माँ यू माई हार्ट बीट का राग अलापते रहते हैं। दूसरी ओर सविता के अंदर भी कुछ ऐसा ही भाव था। उसे लगता कि सालों से वो जिस मान सम्मान को पाती आई है, उषा ने उसमें सेंधमारी की है। वो उदासी से बड़बड़ाते हुए बोली, देख रही हो सविता, सुबह से माँ बीमार है, लेकिन बेटा जी तो अपनी बीवी के पीछे लट्टू हुए जा रहे हैं। उन्हें अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी की शॉपिंग की पड़ी है। इस मुख्य बात पर और अन्य कुछ वजहों के चलते उन दोनों सास बहू में रोज नोकझोंक होती रहती। क्यों बहू, तुम्हें लाज नहीं आई? कल मेरी तबीयत खराब थी और तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर खरीदारी करने चले गए। और तू सुशील, तुझसे तो मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी बेटा। अरे नहीं माँ, मैं तो उषा को मना कर रहा था, लेकिन मैंने इन्हें अपनी कसम देकर अपने साथ चलने के लिए मना लिया माँ जी, क्योंकि वो केवल आपके बेटे ही नहीं, मेरे पति भी हैं, इसलिए उन्हें पति का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। इससे पहले कि उषा कुछ और बोलती, सुशील उसे लेकर कमरे में सरक जाता है। इन दोनों सास बहू की रोज रोज की किचकिच से सुशील बहुत परेशान हो गया था। वो अपना ऑफिस वापस से अपनी कंपनी के दफ्तर में शिफ्ट कर लेता है। कितनी शांति है यहाँ, मानो मैं स्वर्ग में आ गया। अब सुशील फिर से उस शांति के माहौल में था जो एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शांति में ही पूरे फोकस के साथ काम करके कुछ आविष्कार किया जा सकता है। आखिरकार हजारों प्रयोगों के बाद सुशील उस जादुई केमिकल का आविष्कार करने में सफल हो गया, जिसके लिए वो सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था। सुशील का बॉस कृष्णन अय्यर सुशील की पीठ थपथपाते हुए बोला, वेल डन सुशील, आखिरकार तुमने कर दिखाया। क्या नाम रखा है तुमने अपने इस खोज का? सर, इस आविष्कार का नाम पर्सनालिटी चेंजर केमिकल है। इस दवा में अगर किसी व्यक्ति की एक बूंद खून डालकर किसी दूसरे व्यक्ति को पिलाया जाए, तो वो व्यक्ति भी पहले व्यक्ति की तरह सोच समझ सकता है और उसका सारा व्यक्तित्व बदलकर पहले व्यक्ति की तरह बन सकता है। दिस इज एन एक्सीलेंट इन्वेंशन इन आवर हिस्ट्री। आई एम प्राउड ऑफ यू डियर सुशील। थैंक यू फॉर योर ऑनर सर। विज्ञान की दुनिया में ये बहुत बड़ा आविष्कार है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी नहीं रहेगा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के एक बूंद खून के सहारे सभी बुद्धिमान बन सकते हैं, साधु व्यक्ति के सहारे सभी साधु, साइंटिस्ट व्यक्ति के द्वारा साइंटिस्ट, यहाँ तक कि जानवर भी अब मनुष्यों की तरह सोच समझ सकते हैं सर। सारे दफ्तर में खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों तरफ सुशील की जय जयकार हो रही थी। बॉस कृष्णन अय्यर ने सुशील का प्रमोशन कर दिया और अपनी सोसाइटी के एक आवारा कुत्ते, जिससे सारी सोसाइटी वाले उसके काटने की आदत के कारण बहुत डरते थे और उसे खाना पानी कुछ नहीं देते थे, अय्यर ने सुशील के जादुई केमिकल के माध्यम से उस कुत्ते को अपने जैसा समझदार बनाकर अपने घर लेते आया। माय डियर टॉमी, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख होता था। मैं हमेशा सोचता कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूं और तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करूं। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा कोई भी बेटा या बेटी नहीं है। अब जब तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। अब वो कुत्ता एक इंसान की तरह ही बर्ताव करता है। अय्यर ये देख बहुत खुश हुआ और उसे रात को सुलाने अपने बिस्तर पर लेते आया, लेकिन तभी वो कुत्ता अपनी पुरानी आदत के अनुसार अय्यर को जोर की काटता है और उसे लहूलुहान कर देता है। रास्कल इडियट, तू कभी नहीं सुधरेगा। वही माँ, बहुत जोर की काटा है इस रास्कल ने। सुशील, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। घायल अय्यर को सुशील पर बहुत गुस्सा आता है और वो अगले ही दिन सुशील का प्रमोशन रद्द करने के साथ ही साथ उसके आविष्कार को दुनिया का सबसे घटिया आविष्कार कहकर उसे नौकरी से निकाल देता है। सुशील घबराते हुए बोला, सॉरी सर, प्लीज गिव मी अ चांस सर।
मैं देखता हूँ इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। सुशील उस केमिकल को लेकर अपने घर आ गया और उस पर फिर से रिसर्च करने लगा। इसके लिए उसने सविता, उषा आदि अनेक व्यक्तियों के सैंपल लिए और ये पाया कि इस दवा को खाकर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व केवल 12 घंटे तक ही प्राप्त कर सकता है। बाकी के 12 घंटे वो अपने मूल स्वरूप में ही रहेगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। ये केमिकल तो धोबी का कुत्ता निकला। 12 घंटे घर का, 12 घंटे घाट का। इधर सविता और उषा अपनी बीपी की दवा खोजने लगी, क्योंकि रोज रोज की आपसी लड़ाई से उन दोनों का बीपी हमेशा बढ़ा रहता था। संयोग से उनकी बीपी की दवा की शीशी सुशील की रिसर्च के लिए इकट्ठा किए गए सैंपल से मैच खाती थी। सविता ने उषा के सैंपल की दवा पी ली और उषा ने सविता के। अब वो दोनों ही आधी सास और आधी बहू बन गई थी। मेरी सासू माँ को ना जाने मेरी खुशी से क्या तकलीफ है। जब देखो तब अपने बेटे को अपने आंचल से बांधे रहती हैं। वो थोड़ा सा मुझसे हंस बोल क्या लेते हैं, उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। मैंने अपने बेटे को दिन रात मेहनत मशक्कत करके पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। आज जब वो कमाने धमाने लगा और मेरे संघर्ष का मुझे फल मिलने को हुआ, तो ना जाने ये चुड़ैल कहां से टपक पड़ी। कहीं वो मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। उषा जब सविता का व्यक्तित्व धारण करती तब वो जान पाती है कि सविता ने वाकई उसके पति सुशील को काबिल बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। वहीं दूसरी ओर सविता भी उषा की उस तकलीफ को समझ पाती है कि किस तरह अनजान घर में आई लड़की, जिसे पति का प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है, उसे जब वो नहीं मिलता तो उसे कितना दुख होता है। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे की भावनाओं को समझ एक साथ हंसी खुशी रहने लगी। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? आजकल ये दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह कैसे रहने लगी? सुशील ने जब अपनी माँ और पत्नी के इस बदले हुए रूप के पीछे अपने जादुई केमिकल को पाया तो उसने सोचा कि ये आविष्कार तो वाकई दुनिया की बहुत भलाई कर सकता है, क्योंकि दुनिया में इंसानों, संप्रदायों, मजहब, विचारधाराओं, हिंदू, मुसलमान आदि के बीच जितनी भी समस्याएं हैं, उसका कारण है सामने वाले के पक्ष को ना समझना, उनके नजरिए को ना समझना। ये केमिकल उसी समस्या का समाधान करता था। सुशील ने सबको इस केमिकल के बारे में बताया। देखते ही देखते सुशील की इस दवा के चर्चे हर जगह होने लगे। इसे पीकर सभी एक दूसरे के नजरिए को समझने लगे और एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। सुशील के बॉस ने भी इसी दवा के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ हो रहे झगड़े को सुलझाया था। वो इससे बहुत खुश हुए और सुशील को वापस से नौकरी पर रख लिया। साइंटिस्ट सुशील की जादुई केमिकल अब सारी दुनिया में शांति स्थापित कर रही थी।